रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, वो है पर्यावरण। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके आता है, जीएस आता है, वहाँ पे इन्वायरमेंट के बारे में पूछा ही जाता है। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ले लिया जाता है। वहीं अगर हम पीसीएस की बात करें तो यूपीपीएससी द्वारा या फिर यूपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, वहाँ पे भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पेशली अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें लगभग 12 से 14 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के होते हैं। उसके साथ ही जो मेंस है उसका जीएस 3 में भी इन्वायरमेंट है। साथ ही जो एसे लिखा जाता है यूपी पीसीएस में, उसमें भी कोई ना कोई एक टॉपिक इन्वायरमेंट से दिया गया रहता है। तो इन सभी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए कुछ फैक्चुअल कुछ कॉन्सेप्चुअल सभी टॉपिक्स को हम साथ में लेके चलेंगे। तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और साथ ही अगर आपको यूपी पीसीएस की नोट्स चाहिए हैंड रिटन मेरी, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ पे हम पर्यावरण और उसके घटक के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, बात अगर हम पर्यावरण को की करें तो इसको इंग्लिश में इन्वायरमेंट बोलते हैं और ये फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है घिरा हुआ। और वहीं पे जो भारत है, इसका जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसके अनुसार किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक तत्व तथा उनके मध्य अंतर संबंध का सम्मिलित रूप पर्यावरण कहलाता है। कहने का क्या मतलब है कि हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, इसके साथ ही जो अजैविक तत्व हैं यानी ताप, दाब, मृदा, इन सब का जो अंतर संबंध है सम्मिलित रूप से, वही पर्यावरण कहलाता है। वहीं अगर हम पर्यावरण के घटक की बात करें तो इसमें 3 घटक हैं। कौन कौन से? एक अजैविक, दूसरा जैविक और तीसरा ऊर्जा घटक। ठीक है, अजैविक का क्या मतलब होता है? जिसमें जीवन ना हो, जैसे ताप, दाब और मृदा। जैविक का मतलब जिसमें जीवन हो, जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु। वहीं अगर ऊर्जा घटक की बात करें तो हमारे पर्यावरण में ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। ठीक है, तो वहीं अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य से विकिरण के रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में जो हमारी पृथ्वी है, इसको ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है और 1.94 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट के हिसाब से ये प्राप्त होती है। इसको सौर स्थिरांक या लेंजले गुणांक कहते हैं, यानी ये जो वैल्यू है 1.94 कैलोरी पर सीएम स्क्वायर पर मिनट, इसको सौर स्थिरांक या लेंजले गुणांक कहते हैं, क्योंकि लेंजले महोदय ने इसके बारे में बताया था। वहीं अगर हम बात करें जो सतह का तापमान है, वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसके बाद ऊर्जा घटक की हम आगे बात करें तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में प्राप्त होती है, इसलिए इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी को जो तरंगे हैं, जो ऊर्जा है, वो लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है और किस दर से? तो 1.94 कैलोरी प्रति सीएम स्क्वायर प्रति मिनट की दर से यह प्राप्त होती है, जिसे सौर स्थिरांक बोलते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा हुआ है। वहीं जो प्रकाश होता है, इसको आवृत्ति के हिसाब से हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला सूक्ष्म विकिरण, जिसकी तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर से कम होती है। वहीं 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य जो तरंगे होती हैं उनको सौर स्पेक्ट्रम बोलते हैं और वहीं 700 से अधिक नैनोमीटर की जो तरंगे होती हैं उनको अवरक्त तरंगे बोलते हैं। जो सौर तरंगे हैं, यही इन्हीं को हम देख पाते हैं। ठीक है, और ये सूक्ष्म रूप में हमें प्राप्त होती हैं। ठीक है, वहीं अगर हम इसके घटक के बारे में करें, जो सूक्ष्म विकिरण है, इसका जो उदाहरण है वो है एक्स रे, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, वहीं अगर हम घातकता की बात करें, यानी सबसे हानिकारक हमारे लिए कौन है, तो ये जो अल्ट्रावायलेट है, इनको भी 3 भागों में बांटा गया है। अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम ऊर्जा की बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। सौर स्पेक्ट्रम दृश्य विकिरण, लंबी और सूक्ष्म विकिरण से निर्मित होते हैं। वे विकिरण जिनकी लंबाई 400 नैनोमीटर से कम होती है सूक्ष्म तरंग विकिरण कहलाता है, जैसे एक्स रे, कॉस्मिक रे और गामा रेज। ठीक है, वहीं अगर हम देखें कि प्रकाश का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो प्रकाश है उसकी तीव्रता,
अवधि और तरंग दैर्ध्य का पौधों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे कि पौधों के पुष्पन एवं फलन की क्रिया को यह नियंत्रित करता है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण के लिए यह महत्वपूर्ण है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है, क्योंकि आपको भी पता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिना सूर्य के प्रकाश के ही होगी ही नहीं। ठीक है, इसके साथ ही पौधों में प्रजनन एवं वृद्धि में भी यह सहायक होता है। ठीक है, ये तो था सूर्य का या फिर प्रकाश का पौधों पर प्रभाव। अब जलीय तंत्र पर इसके प्रभाव के बारे में अगर हम देखें तो मान लीजिए ये कोई जलीय निकाय है, तो किसी भी जलीय निकाय में जो सूर्य होता है उसकी किरणें 200 मीटर अंदर तक प्रवेश करती हैं। ठीक है, और जहाँ तक सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और इस 200 मीटर के अंदर या फिर उसके नीचे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो सतह है, मतलब जो जल की सतह है, वो उससे 200 मीटर की गहराई तक होता है, जहाँ पे जलीय घास पाई जाती है, जिसको फाइटोप्लैंक्टन कहा जाता है। ठीक है, जलीय पारितंत्र में प्रकाश के द्वारा उत्पादक एवं उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। कहने का क्या मतलब है कि जहाँ कहाँ पे कितना ज़्यादा सूर्य का प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश ही उत्पादक यानी पेड़ पौधे, उपभोक्ता यानी उन पर निर्भर जीवों की संख्या को निर्धारित करता है। ठीक है, वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो जो हमारा अर्थ है यानी जो हमारी पृथ्वी है, इसमें ऊंचाई के साथ जाने पे तापमान में कमी आती है। यानी कि प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जब आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी आती है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वहाँ पे बर्फ़ रहती है। उसका ये भी एक कारण है कि जितनी ऊंचाई पर जाते हैं उतना ही ज़्यादा तापमान में कमी आती है। वहीं इसी में एक और अगला टॉपिक है आवास। आवास क्या है? तो आवास एक भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है। अनेक आवास मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर हम पर्यावरण और आवास में अंतर देखें तो क्या है? तो देखिए, पर्यावरण में आवश्यक नहीं कि जीवन हो, क्योंकि आप जानते हैं पर्यावरण का एक तत्व अजैविक घटक भी है ना, तो पर्यावरण में आवश्यक नहीं कि कोई जीवन हो। वहीं अगर आवास की बात करें तो आवास में सदैव जीवन होता है, क्योंकि आवास है तो उसमें कोई ना कोई जीव ज़रूरी है कि रहेगा, है ना। वहीं अगर हम पर्यावरण की बात करें तो यहाँ पर कई प्रजातियों की प्राथमिकता होती है। वहीं अगर आवास की बात करें तो इसमें केवल एक प्रजाति की प्राथमिकता होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा पारिस्थितिकी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा और एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।